15 अगस्त 1947 एक ऐसी तारीख जिस दिन सिर्फ हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, बल्कि 1.5 करोड़ मासूम लोगों के लिए अपनी मिट्टी, अपने घर से बेघर होने का भी दिन था। एक तरफ दिल्ली में नेहरू जी लाल किले में खड़े होकर आजाद हिंदुस्तान के तिरंगे फक्र से लहरा रहे थे और दूसरी तरफ इस्लामाबाद में जिन्ना नए पाकिस्तान के झंडे उठा रहे थे। लेकिन इन दोनों आजादी के बीच एक तीसरी कहानी भी लिखी जा रही थी। सड़कों पर चलते 1.5 करोड़ मासूम लोग अपने सपनों के घर को पीछे छोड़कर बॉर्डर पार कर रहे थे। आजादी का ये दिन किसी के लिए खुशी का मौसम तो किसी के लिए अपनों से बिछड़ने का सफर। सिर्फ एक पेन से खींची गई एक लकीर कैसे करोड़ों लोगों की जिंदगी को तबाह कर देती है। एक ऐसी लकीर जो सिर्फ मेप पर खींची गई थी, लेकिन इसका असर हर घर, हर गली और हर दिल में महसूस हुआ। क्या ये सिर्फ एक लाइन थी या एक कहानी जो दुख, दर्द और आंसुओं से लिखी गई थी? मैं बात कर रहा हूँ 1947 के पार्टीशन की, जब एक ही देश हिंदुस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान। इस एक फैसले ने करोड़ों लोगों की जिंदगी को पलट कर रख दिया। लाखों मुसलमानों को अपनी जन्मभूमि इंडिया छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा और लाखों हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान से निकलकर इंडिया की तरफ निकलना पड़ा। ये सफर सिर्फ बॉर्डर पार करने का नहीं था, ये अपने अपनों से बिछड़ने, अपने सपनों के घर से दूर होने और एक नई जिंदगी शुरू करने का था। एक ट्रेन लाहौर से अमृतसर के लिए चले। उस ट्रेन के अंदर लाखों लोग थे, कुछ खुशी और उम्मीद के साथ तो कुछ अपने पीछे छोड़े गए दुख के साथ। लेकिन जब ये ट्रेन अमृतसर पहुंचे तो अंदर लाशों का ढेर था और ट्रेन के पीछे के डिब्बे में लिखा था, नेहरू जी को आजादी का तोहफा। बदले में अमृतसर से भी लाहौर लाशों से भरी हुई ट्रेन भेजी गई। पाकिस्तान में हिंदुओं को मारकर लाशों से भरी हुई ट्रेन इंडिया भेजी जा रही थी और इंडिया में मुसलमानों को मारकर पाकिस्तान भेजी जा रही थी। और ऐसे ही हजारों ट्रेन चली। लाखों लोग अपनी जन्मभूमि छोड़कर नए घर की उम्मीद में बॉर्डर पार कर रहे थे। लेकिन 15 से 20 लाख लोग कभी भी बॉर्डर के उस पार पहुंच ही नहीं पाए। वो या तो रास्ते में मार दिए गए या फिर भूख, प्यास और दर्द के साथ अपनी जिंदगी खो बैठे। ये माइग्रेशन दुनिया के सबसे बड़े माइग्रेशन थे, जो सिर्फ एक सफर नहीं था बल्कि एक दाग था जो हमें आज भी याद दिलाता है कि आज़ादी कितनी महंगी थी। हर जगह दंगे, खून और आंसुओं का दायरा था। लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है, इस पार्टीशन के पीछे किसका हाथ था? क्या ये एक पॉलिटिकल एजेंडा था या कुछ और? आप जरा सोचिए, एक व्यापारी आपके घर आता है और आपके साथ एक दोस्ती के तौर पर व्यापार करता है। धीरे धीरे आपका भरोसा जीत लेता है और फिर धीरे धीरे आपके घर पर कब्जा जमा लेता है। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे देश भारत के साथ, जब 16वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के नाम पर इंडिया आती है। तब किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये पूरे भारत पर कब्जा जमा लेंगे। दोस्तों, ब्रिटिशर ने भारत पर 200 साल तक राज किया। इस दौरान इतना जुल्म हुआ, इतना खून खराबा हुआ कि आज भी हम लोग अंग्रेजों से नफरत करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हमें गुलाम ब्रिटेन या वहाँ की सरकार ने नहीं बनाई, बल्कि एक ऐसे व्यापारी कंपनी ने बनाई जो व्यापार करने के इरादे में भारत आई थी। और उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, एक व्यापारी कंपनी जो मसाले, कपड़े और अनाज का धंधा करने आई थी। लेकिन उन्होंने जल्द ही समझ लिया कि भारत केवल सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक सोने की चिड़िया है। यहाँ की धरती में इतना वेल्थ है कि उन्होंने अपना इरादा ही बदल दिया। साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि यहाँ के लोग आपसी मतभेद और अयासी के कारण धीरे धीरे कमजोर हो रही थे। 18वीं सदी आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को इनडायरेक्टली अपने कंट्रोल में ले लिया था और धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट भी कर रही थी। और फिर साल 1835 में उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 को इंडिया में पास कर दिया। इसका मकसद था लोगों को इंग्लिश सिखाना ताकि उनके काम आसानी से हो सके। इस बदलाव को लेकर भारत के लोग 2 हिस्सों में बढ़ गए। कुछ लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया तो कुछ लोगों ने इसे साफ इनकार कर दिया। हिंदू कम्युनिटी के लोगों ने इंग्लिश एजुकेशन को अपनाया, इंग्लिश सीखा और ब्रिटिश के दफ्तर में बड़े बड़े पोस्ट पे काम भी किए और तो और पॉलिटिक्स में भी हिस्सा ले रहे थे और धीरे धीरे नए सिस्टम में अपनी जगह बनाते चले गए।
लेकिन दूसरी तरफ थे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जिन्होंने इस बदलाव को मानने से साफ इनकार कर दिया। इस वजह से वो सरकारी नौकरी और पॉलिटिक्स से दूर होते चले गए। ना तो उन्हें इंग्लिश आते थे जिससे वो इस नए सिस्टम में अपनी जगह बना सके, और ना ही पॉलिटिक्स में उनकी कम्युनिटी के लोग हिस्सा ले पा रहे थे। फिर आता है 1857। तब तक भारत एक लूट का मैदान बन चुका था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एक व्यापारी नहीं बल्कि एक शासक बन चुके थे। जो भारत कभी सोना उगलता था वो अब ब्रिटिश के शासक में गरीबी और भूख से तरस रहा था। किसानों की हालत और खराब थी। उन्हें जबरदस्ती नील और कपास उगाने के लिए मजबूर किया जाता था, लेकिन बदले में उन्हें उतना भी नहीं देते थे जिससे उनका गुजारा हो सके। अंग्रेजों का ये लिया गया सारा एक्शन 1857 के रिवोल्ट के रूप में बाहर आता है। ये वो समय था जब हिंदू और मुस्लिम एक होकर ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हो गए थे। एक तरफ थे बहादुर शाह जफर जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और दूसरी तरफ थे रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब जैसे हिंदू लीडर थे। अंग्रेजों के लिए ये एक बड़ी वार्निंग थी। अगर ये दोनों कम्युनिटी के लोग एक साथ आ गए तो ब्रिटिशर के लिए खतरा हो सकता है, जो उन्हें अच्छे तरीके से पता थी। इसीलिए ब्रिटिश ने आगे एक ऐसा स्टेप लिया जिससे वो इंडिया को फिर से अपने कंट्रोल में ले लेती है। 1885 को एक ऐसी पार्टी का जन्म हुआ जो इंडियन पॉलिटिक्स का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया, और वो पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो खुद को एक सेकुलर पार्टी कहती थी, यानी कि एक प्लेटफॉर्म जो हिंदू, मुस्लिम और हर धर्म के लोगों को एक साथ लाने की दावा करते थे। इसका मिशन था ब्रिटिश हुकूमत के सामने हिंदुस्तानियों की आवाज उठाना, उनकी हक के लिए लड़ना और एक ऐसी यूनिटी क्रिएट करना जो देश की तस्वीर बदल सके। कई साल तक कांग्रेस पार्टी हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज के लोगों को एक साथ जोड़े रखने में कामयाब रही। दूसरी तरफ बंगाल में नेशनलिज्म तेजी से बढ़ रही थी। वहाँ के लोग आज़ादी के सपने देखने लगे थे, और रविंद्रनाथ टैगोर अपनी कविताओं के थ्रू लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, जो ब्रिटिशर के लिए बहुत बड़ी दिक्कत बनती जा रही थी। दोनों तरफ से ब्रिटिशर को चोटें लग रही थी। उनके लिए इंडिया को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा था। अब लोगों को लगने लगा कि आज़ादी ज़्यादा दूर नहीं है। सबको यकीन होने लगा कि अब बहुत जल्द हमें ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। उस वक्त के ब्रिटिश इंडिया के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बहुत पहले ही एक प्लानिंग कर रखी थी जो सब कुछ बदल कर रख देगी, और ये प्लान था डिवाइड एंड रूल, हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाओ। साल 1904 में ब्रिटिश ऑफिसरों ने बंगाल के कई बड़े बड़े मुस्लिम लीडर से मिले और अपने आप को मुसलमानों का मसीहा दिखाने के लिए हर वो बात कही है जिससे उनका भरोसा जीता जा सकता था। उन्होंने मुस्लिम लीडर को एहसास दिलाया कि वो उनके हक के लिए काम कर रहे हैं, और मुस्लिमों को लगने लगा यही तो है हमारा मसीहा, और ये जो डिसीजन लेते हैं हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। लॉर्ड कर्जन डिवाइड एंड रूल का मास्टर प्लान खेल चुका था। इस वक्त के बाद से बंगाल मुस्लिम बंगाल पार्टीशन को सपोर्ट करने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ थे बंगाली हिंदू इसके सख्त खिलाफ थे। उन्हें साफ समझ आ गया था ये ब्रिटिशों का प्लान है हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने का, लेकिन बंगाली मुस्लिम इसका विरोध नहीं करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको लालच दी गई थी कि उनको अलग से फैसिलिटी दी जाएगी, अच्छी एजुकेशन दी जाएगी। ब्रिटिशर्स ने बंगाली मुस्लिम को यह यकीन दिलाया था कि उनका तरक्की सिर्फ तभी हो सकता है जब बंगाल का पार्टीशन होगा, और फिर ब्रिटिशर ने बंगाल का पार्टीशन कर दिया। एक तरफ ईस्ट बंगाल और दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी में थे और वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजोरिटी में थे। और इसी समय 1906 के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जन्म होता है और पॉलिटिक्स की एक और नई कहानी शुरू होती है। अब तक जो सपना था हिंदू और मुस्लिम एक साथ होने का, वो धीरे धीरे छिन भिन होने लगता है। मुस्लिम को लगता है कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है और मुस्लिम के इश्यूओं को इग्नोर किया जा रहा है, और इस बेचैनी के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सामने आती है और दावा करती है कि वो मुसलमानों की आवाज़ है, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं।
जब भी ब्रिटिशर को ऐसा लगता था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ हो रहे हैं, तो ब्रिटिशर किसी एक कम्युनिटी के लोगों को ज्यादा सपोर्ट दे देता है या ज्यादा फैसिलिटी दे देता है, जिसका विरोध दूसरी कम्युनिटी के लोग करने लगते हैं और इस तरह दोनों कम्युनिटी के लोग आपस में लड़ते रहते हैं। फिर कुछ साल गुजरा और 1914 आया। पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो चुकी थी। ब्रिटिशर भी इस वॉर में बिजी हो गए। ये देखकर बाल गंगाधर तिलक को लगा कि ये एक सही मौका है हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज के लोगों को एक साथ लाने का और ब्रिटिशों के खिलाफ एक यूनिट फाइट शुरू करने का। इसीलिए 1916 को कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना लखनऊ में एक मीटिंग फिक्स करते हैं। इस हिस्टोरिक मीटिंग को लखनऊ पेक्ट के नाम से जाना जाता है। इस मीटिंग के दौरान मुस्लिम लीग ने अपनी कई सारी डिमांड रखी, जिसमें से एक डिमांड था सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड, जिसे कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करते हुए इस डिमांड को मान लेती है। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब कि मान लो अगर टोटल 10 सीट है और उसमें से 2 सीट सेपरेट मुसलमानों के लिए रख दी गई है। जो सेपरेट इलेक्टोरेट में आता है उसमें सिर्फ मुसलमान ही वोट कर सकते हैं, हिंदू नहीं। और बाकी के जो 8 सीट हैं जो सेपरेट इलेक्टोरेट में नहीं आते हैं, वहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों वोट कर सकते हैं। लेकिन हिंदू उन 2 सीट में जो सेपरेट इलेक्टोरेट में आते हैं वहाँ वोट नहीं कर सकते हैं, जो हिंदू मुस्लिम के बीच के दरार को और ज्यादा बढ़ा देता है। मुस्लिम्स को लगने लगा कि कांग्रेस एक हिंदू डोमिनेट पार्टी है और कांग्रेस का मानना था कि मुस्लिम लीग का फोकस सिर्फ अपनी कम्युनिटी तक ही सीमित है और वो देश की आज़ादी के लिए काम नहीं कर रही है। गांधी जी चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ होकर एक यूनिटी में रहेंगे, जिसके लिए वो जितना कर सकता था वो सब कुछ किया। खिलाफत मूवमेंट के दौरान उन्होंने ऐसी ऐसी रिवोल्यूशनरी बातें कही जो उस वक्त के मिशन बन गई। उनका सपना था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े मुस्लिम लीडर के साथ मिले और कहा अगर हम एक हो जाते हैं तो हमें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन ब्रिटिशर ने हिंदू और मुस्लिम के बीच का घाव इतना गहरा कर दिया था कि गांधी जी के सपने धीरे धीरे टूटने लगे। मुस्लिम लीग के एक लीडर जिन्ना एक वक्त था जब वो कांग्रेस के अहम लीडर थे और एक नेशनलिस्ट लीडर थे। गांधी जी और नेहरू के साथ मिलकर एक यूनिट इंडिया की बातें करते थे। लेकिन धीरे धीरे जिन्ना को लगने लगा कि हिंदुस्तान में हिंदू मेजोरिटी में है और अगर हमें आज़ादी मिल भी जाती है तो मुस्लिम को हिंदू की डोमिनेंस के नीचे ही रहना पड़ेगा। एक इंसान जो कभी एकता की बातें करता था वो अब ये कह रहा है कि हमें एक अलग आइडेंटिटी चाहिए। फिर साल आता है 1939 जब ब्रिटिश इंडिया को वर्ल्ड वॉर 2 में ढकेल देती है। कांग्रेस भड़क जाती है कि पूछे बिना आपने ऐसा कैसे किया। कांग्रेस एक प्रपोजल रखती है कि हम वॉर में सपोर्ट करेंगे, लेकिन बदले में आपको वॉर के तुरंत बाद हमें फुल आज़ादी देनी पड़ेगी, जो ब्रिटिश इसे साफ साफ इनकार कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का रुख बिल्कुल अलग था। मुस्लिम लीग कहता है हम ब्रिटिश को वॉर में खुलकर सपोर्ट करेंगे, लेकिन बदले में हमें भी कुछ चाहिए। इंडिया में जितने भी मुस्लिम लोग हैं उन्हें सिर्फ मुस्लिम लीग ही रिप्रेजेंटेट करेगी और कोई दूसरी पार्टी नहीं। ब्रिटिश इस डिमांड को तुरंत मान लेता है। साल 1940 के दौरान लाहौर रेजोल्यूशन के वक्त जिन्ना ने अपनी बात क्लियर कर दी कि हमें एक अलग मुल्क चाहिए जहां मुस्लिम अपने हिसाब से जी सके। दूसरी तरफ गांधी जी और नेहरू जी इस डिमांड के खिलाफ थे। उन्होंने एक सेकुलर इंडिया का सपना देखा था जहां हिंदू मुस्लिम सिख और सभी धर्म के लोग एक साथ एक ही देश में रहेंगे। नेहरू जी का मानना था कि देश तभी मजबूत होगा जब एक यूनिटी होगी और गांधी जी इस यूनिटी के लिए पूरे जज्बे के साथ लड़ रहे थे। लेकिन जिन्ना का कहना था हिंदू मुस्लिम एक साथ एक ही देश में कभी नहीं रह सकते। उनका मानना था कि दोनों कम्युनिटी के कल्चर, रिलीजन, लाइफस्टाइल इतने अलग हैं, एक ही मुल्क में रहना मुश्किल है। कुछ लोग गांधी जी के सपने के पीछे खड़े थे तो कुछ लोग जिन्ना के जुनून के साथ चल रहे थे। एक तरफ सेकुलर भारत का आइडिया कुछ लोगों को इंस्पायर लग रहा था तो कुछ लोगों को अलग मुल्क का कॉन्सेप्ट सिक्योर लग रहा था। गांधी जी पार्टीशन को रोकने के लिए जिन्ना को समझाने के हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जिन्ना अपने फैसलों पर अडिग रहा कि हमें एक अलग मुल्क चाहिए। इसके लिए हर दिन हर जगह दंगे हो रहे थे। माहौल इतना बिगड़ गया था कि कांग्रेस को भी ये बात मान लेनी पड़ी
और कांग्रेस ने इंडिया की पार्टीशन को मंजूरी दे दी और उधर वर्ल्ड वॉर 2 के कारण ब्रिटिश एम्पायर टूट के कगार पर था। ये बिल्कुल क्लियर हो चुका था कि ब्रिटिश सिर्फ कुछ दिनों के मेहमान हैं। ब्रिटिश की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अब इंडिया को कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल हो गया था। अगर उन्होंने खुद पावर नहीं छोड़े तो इंडियन उन्हें मार कर भगाने वाले थे। इसीलिए 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया कि वो इंडिया को फुल सेल्फ गवर्नमेंट दे देगी। साथ ही 3 जून 1948 का डेडलाइन तय किया जाता है, जिसे बाद में कम करके 15 अगस्त 1947 कर दिया जाता है। इसके लिए लॉर्ड माउंटबेटन को अपॉइंटमेंट किया जाता है, जो भारत के लास्ट वॉइसरॉय थे। माउंटबेटन ने इंडिया के सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मीटिंग शुरू की और 3 जून 1947 के दिन माउंटबेटन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पार्टीशन का प्लान अनाउंस कर देते हैं। और 8 जुलाई 1947 को ब्रिटेन से साइरल को इंडिया बुलाया गया और उन्हें हार्डली 5 वीक का टाइम दिया गया इंडिया पाकिस्तान के बाउंड्रीज को ड्रॉ करने के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइरल रेड सिपाहीज इससे पहले इंडिया कभी भी नहीं आए थे। और फिर 18 जुलाई 1947 के दिन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास कर दिया जाता है। फिर 14 अगस्त 1947 के दिन अंग्रेजों का सूरज डूबता है और 2 नए सूरज जन्म लेता है, इंडिया और पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 के दिन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे मनाता है और 15 अगस्त 1947 के दिन इंडिया इंडिपेंडेंस डे बनाता है। पर ये पार्टीशन सिर्फ कब्जों पर हुए थे कि इस तरफ मुसलमानों का घर और उस तरफ हिंदुओं का घर। पर उन मुसलमानों का क्या होगा जो दिल्ली पर आ रहे थे, और उन हिंदुओं का क्या होगा जो लाहौर पर आ रहे थे। आज उनका घर बॉर्डर की गलत साइड पर हो गया था। 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़कर बॉर्डर के उस पार जाना पड़ा, क्योंकि आज उनका घर बॉर्डर के गलत साइड पर पड़ गया था। ये अपने घरों से निकले तो थे बॉर्डर के उस पार जाने के लिए, लेकिन 15 से 20 लाख लोग कभी भी बॉर्डर के उस पार पहुंच ही नहीं पाए और वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। ट्रेनों से लाशें भर भर कर भेजी जा रही थी, इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया।